Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry from KL Mehta Dayanand College, Faridabad. And my today's topic is हाइड्रोजन बॉन्ड। आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बाद हम देखने वाले हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर। मीन्स कि हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, या इसके कारण सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाती हैं और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो उसमें हम एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड को ब्रीफ में लेंगे, साथ में पेट्रोल एंड अल्कोहल में क्या डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली, और अल्कोहल एंड ईथर्स में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी इसकी हम एप्लीकेशन देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है। और तो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स में जो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे, और एसिटिक एसिड एज ए डाइमर हमें मिलता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है और इसको हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं। आपने केमिकल बॉन्ड पढ़ा कि अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, कि दो एटम्स हैं, दो आयंस हैं, या दो मॉलिक्यूल्स हैं, या मॉलिक्यूल और आयन है, इनके बीच में जो भी केमिकल फोर्स विच होल्ड्स देम टुगेदर, जो उनको आपस में जोड़ के रख सकता है, इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड ब्रॉडली टू कैटेगरीज के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम वो केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं जो कि सब्सटेंस की बेसिक यूनिट क्या होती है, एटम, जो एटम को आपस में जोड़ के रखेगा, जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा एटम्स के बीच में। तो वो देखो आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, और मेटेलिक भी हो सकता है। कैसे कि जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है, तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्ड करेगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों को जोड़ के रखेगा। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक फोर्स। तो ये प्राइमरी फोर्स है, पहला फोर्स इनके बीच में बनने वाला है। दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि दोनों की नेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 होनी चाहिए, और ये दोनों एटम क्या करें, अपने एक एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो उस शेयरिंग के कारण, शेयर्ड पेयर को ये एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसके कारण ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इट मीन्स द फोर्स which holds two electronegative atoms together, या फोर्स which is due to shared pair of electron, तो इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ ध्यान देंगे आयनिक में एक एटम की नेगेटिविटी लेस देन 1.7 होती है, और दूसरे एटम की नेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 होती है, और इनका जो डिफरेंस है, दोनों की नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.7 और इक्वल टू 1.7। मिनिमम इतना फोर्स, मतलब इनका डिफरेंस होना चाहिए, तब आयनिक बॉन्ड बनता है। उससे पहले कोवलेंट बॉन्ड ही रहता है। नेक्स्ट, अगर ये दोनों एटम ऐसे हों कि जिनकी नेगेटिविटी लेस देन 1.7 है, इस एटम की भी और इस एटम की भी, इस केस में अगर ये एक या दो या तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर भी लेंगे, तो ये शेयरिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि इसका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन पेयर वो बहुत कम है, लेस देन 1.7, और इसका भी क्या है, बहुत कम है। तो ये पेयर अपने आप में कैपेबल नहीं है इन दोनों को होल्ड करके रखने के लिए। तो यहाँ तीसरे टाइप की बॉन्डिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड को हम अलग से एक लेक्चर में देखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड को अलग से देखेंगे, आयनिक बॉन्ड को अलग से देखते हैं हम। लेकिन जब ये प्राइमरी बॉन्डिंग हो गई, चाहे वो मेटेलिक बॉन्डिंग हुई, कोवलेंट बॉन्डिंग हुई या आयनिक बॉन्डिंग हुई, इसके बाद क्या होता है, आपको मॉलिक्यूल्स या क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, आपको आयंस मिल जाते हैं। और इस मॉलिक्यूल में ये ध्यान दो कि ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है, इसके बीच में सपोज कोवलेंट बॉन्ड ऑलरेडी है,
ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके बीच में भी दोनों एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब इन दोनों के बीच में जहां प्राइमरी बॉन्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इसको हम कहेंगे सेकेंडरी बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग में आप देखेंगे दो मॉलिक्यूल आपस में पास पास आएंगे। वो सेकेंडरी बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, वैन डर वाल बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी और वैन डर वाल बॉन्डिंग कब होगी, वैन डर वाल को हम अलग से एक लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी हम किसको देखने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। सपोज ये एक एटम ऐसा है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मे बी फ्लोरीन, इट मे बी नाइट्रोजन और इट मे बी ऑक्सीजन। कभी कभी हम यहाँ पे क्लोरीन भी लिख देते हैं, एक्चुअली इन तीन में ही ज्यादा डोमिनेट करता है। ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इससे एक एटम जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की नेगेटिविटी आप जानते हैं 2.1 होती है। इनके बीच में जब शेयर्ड पेयर होता है तो क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये शेयर्ड पेयर को टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये मॉलिक्यूल ऐसे ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल या आयन के कांटेक्ट में आता है। यहाँ ध्यान दो, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है बिल्कुल सेम, जिसमें ये एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव है। अब इस पार्शियल पॉजिटिव को ये पार्शियल नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो इस अट्रैक्शन का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम क्या देखते हैं कि ये एटम जो कि हाइड्रोजन है ये बहुत छोटा है और इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है उसकी डेंसिटी स्मॉल साइज होने के कारण बहुत ज्यादा हो जाती है और ये एटम इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन इस एटम के साथ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स डेवलप कर सकता है या अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है। दूसरा, जब जैसे जैसे इस एटम की नेगेटिविटी इंक्रीज होगी या ये बहुत ज्यादा होगी तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा आएगा। तो इस एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोजन के ऊपर, ओनली देन इट कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज वेल। तो जब ये दोनों से बना सकता है तब हम इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे दो एसेंशियल कंडीशंस हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होगा। फर्स्ट कि इस दोनों में से एक एटम क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा, ये जो दूसरा एटम है हाइड्रोजन के अलावा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन आप खत्म कर देते हो, मींस इसकी नेगेटिविटी को आपने जैसे कम कर दिया, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा आपने सल्फर ले लिया या कार्बन ले लिया, अब इसके ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा कि ये दूसरे एटम के साथ अच्छे से बॉन्ड बना सके। या आपने यहाँ हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम ले लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ और ले लिया जिसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर सकते हो, तो भी यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उस एटम का साइज ऑब्वियसली हाइड्रोजन से बड़ा होगा और चार्ज डेंसिटी क्या होगी, फिर कम हो जाएगी। और जैसे ही चार्ज कम, डेंसिटी कम होगी तो ये वाला जो बॉन्ड था इसके बीच में ये क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। और अब हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड ना कहकर हम इसे कहेंगे वैन डर वाल फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में जब एक एटम हाइड्रोजन हो और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर ये वाली कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता तब हम इस बॉन्ड को कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स इन सर्टेन
कंडीशन। कुछ कंडीशंस में ही आप वंडरवाल फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं और रेस्ट ऑफ द कंडीशंस में आप इस बॉन्ड को वंडरवाल फोर्स ही कहते हैं। जैसे ही आप यहाँ हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम लेंगे तो ये बॉन्ड और वीक हो जाएगा, या यहाँ पे आप फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कोई और एटम लेंगे तो ये फोर्स वीक हो जाएगा। और इसीलिए जो वंडरवाल फोर्स होते हैं वो काफी वीक होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसके कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो अब हम इसकी डिफाइन देखते हैं। सो द डिफाइन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कौन सा? विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन जो ऑलरेडी अटैच्ड है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। जैसे ये हाइड्रोजन जो कि ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, और दूसरा ये एक मॉलिक्यूल है इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और आयन, आप जरूरी नहीं है कि दूसरा मॉलिक्यूल ने, आप दूसरा आयन भी ले सकते हैं। जैसे मैंने फ्लोराइड, क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड आयन लिया, तो इसके बीच में जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम क्या कहते हैं? अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम which is or covalently bonded with more electronegative atom and more electronegative atom of other molecule, और ion is called hydrogen bond। इस तरह से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में ट्रैप्ड हो जाता है। यहाँ ध्यान दो, ये एक फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये दूसरा फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप इसकी जगह अभी हम वाटर के केस में ऑक्सीजन लेंगे, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन लेंगे, तो वहां दो ऑक्सीजन के बीच में या दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रैप्ड होगा, या एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, या एक फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन के बीच में ट्रैप होगा। जैसे यहाँ मैं एक फ्लोरीन और एक OH ले लेती, तो क्या होता है, यहाँ अगर OH होता तो फ्लोरीन और O के बीच में ये ट्रैप्ड हो जाता। और इसमें ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि कई बार ये हाइड्रोजन इसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाता है, ये हाइड्रोजन अपने नेक्स्ट के साथ क्या कर लेता है, कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो कोवलेंट था ये हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसके साथ कोवलेंट, इसके साथ हाइड्रोजन, या इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये जो मैंने डिफाइन दी कि आपका जो दूसरा एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल का होना चाहिए, मीन्स जो मैंने लिखा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, तो आप यहाँ पे अदर की जगह लिख सकते हैं सेम मॉलिक्यूल। क्योंकि जब हम बात करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो ये जो दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या आयन है वो क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल से होगा। और जब हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात करेंगे तो वो अदर मॉलिक्यूल से होगा। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। Now comes types of hydrogen bond. First one is intermolecular hydrogen bond. Second one is intramolecular hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bond means between two molecules. दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल, कि एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा जो कि ऑलरेडी कोवलेंटली बॉन्डेड होगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और उसी एटम का दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ध्यान दो, जैसे इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, फ्लोरीन हाइड्रोजन, तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दूसरे मॉलिक्यूल का, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा इसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा इसे हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड सिमिलरली दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया,
और इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। इसमें आप देख पा रहे हैं ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में दिस वन हाइड्रोजन इज ऑलरेडी अटैच्ड विद ऑक्सीजन बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा अपने पास। लेकिन ये जो क्लोरीन है ये दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सेम मॉलिक्यूल का, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये थे दो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ कम्स एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है। तो ध्यान दो, क्योंकि ये फोर्स प्राइमरी फोर्स से काफी वीक होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 3 to 15 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो क्या इन दोनों टाइप के बॉन्ड्स की एनर्जी सेम होती है या ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिविटी ऑफ फ्लो एटम, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज 4.0, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी इज 3.5 एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज 3.0। तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव और इन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा वो कम होगा। सिमिलरली यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा और यहाँ और ज्यादा होगा। तो विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा डिफरेंस रखता है, और जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस ज्यादा होता है या चार्ज की अमाउंट ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सपोज अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी से डिनोट करूं तो ए विल बी ग्रेटर देन बी विल बी ग्रेटर देन सी, तो ए की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। यहां मैंने पर्टिकुलर बात की है क्वालिटेटिवली कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बिटवीन HF मॉलिक्यूल और बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल और बिटवीन अमोनिया, तो हम कहेंगे बिटवीन HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम बात करें इंटर और इंट्रा में, दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई वॉन्ट टू लेट यू गेस कि आप इसको पहले गेस करो कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम सारी कंडीशंस सेम रखें, मीन्स नेगेटिविटी, साइज, ये सब कुछ हम उसका सेम रखें, तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई होप आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ कह रहे होंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ कह रहे होंगे इंट्रामॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग होगा। तो आइए पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि अभी मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक एटम की हाइड्रोजन या दूसरे एटम का, दूसरे एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल था, इसका कैप डिनोट कर रहा है हाइड्रोजन को और इसकी बैक डिनोट कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, ये दूसरा। तो अब ये दोनों इस तरीके से अट्रैक्टेड हैं और ये दोनों एक भीड़ में जा रहे हैं। क्या हुआ जब ये भीड़ में से निकल के जा रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी दो मॉलिक्यूल तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे आप, एक सैंपल लेंगे, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगी जो कि दो मॉलिक्यूल से हमेशा ज्यादा ही होगी। तो अब ये इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, आपने एक सैंपल ले रखा है, सपोज उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में कुछ ना कुछ मोशन करते रहेंगे। बिकॉज ऑफ दिस मोशन क्या होगा, कभी ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, कभी ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, इस तरीके से ऊपर नीचे ये हिलते रहेंगे, इनमें वाइब्रेशन होता रहेगा। तो वाइब्रेशन होने से क्या होगा, ये बॉन्ड कभी और दूर जाएगा, कभी ज्यादा पास आएगा। दोनों ही केसेस में क्या होगा, इसकी बॉन्ड की एनर्जी चेंज होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक आपके पास मॉलिक्यूल है, इसके ये हाइड्रोजन है और ये इसका दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, ये पूरा एक ही है। अब ये इससे और इससे अटैच्ड है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ऐसे ऐसे आपके पास सपोज 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैं इनका 1 मोल मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए, ये देखिए, ये मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लिए, यानी कि बहुत सारे ले लिए। अब
तो उसमें ये आपस में टकरा रहे हैं, ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, कहीं पे भी ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो होगा क्या कि इसका इससे जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनकी रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो सेम रहती है। ऐसे इसकी और इसकी रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी। आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मैंने लिया एक भीड़ में दो फ्रेंड्स जा रहे हैं, दो फ्रेंड्स के बीच में ऐसे एक ने इससे अपना हैंडशेक कर रखा है, दोनों ने हाथ मिला रखे हैं, और एक इधर से हाथ मिला रखा है। अब होगा क्या कि अगर आप भीड़ में ऐसे चेन बना के चलेंगे तो कभी ये आपसे दूर जाएगा, कभी ये आपसे दूर जाएगा, और होगा क्या, ये चेन कभी टूटती रहेगी, कभी बनती रहेगी, कभी पास आएंगे, कभी दूर जाएंगे। लेकिन आप भीड़ में जा रहे हैं और आपने ऐसे हैंडशेक कर रखा, मीन्स आपका हाइड्रोजन भी इधर ही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी सेम मॉलिक्यूल में ही है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स है। अब आप भीड़ में से कैसे भी जाइए, इधर से जाइए उधर से जाइए, क्या होगा, आपके दोनों हाथ इधर आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। इसका किसी और से, इसका किसी और से रिलेटिव डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है किसके कंपैरिजन में, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में। तो आप ध्यान दो, आपने हमेशा याद रखना है कि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका मैंने आपको रीजन बताया कि जब भी आप कहीं सैंपल लेते हैं, सैंपल में मोर देन 1-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनमें रिलेटिव डिस्टेंस जो है इस एटम की और इस एटम की रिलेटिव डिस्टेंस कम और ज्यादा होती रहती है ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू मोशन। तो उससे क्या होगा, ये बॉन्ड जो डिस्टेंस है कभी ज्यादा होगी तो भी ये वीक होगा, और ज्यादा पास आ जाएंगे तो भी ये वीक होगा, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, एक फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए। उससे ज्यादा और उससे कम डिस्टेंस के ऊपर हमेशा ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या है, इस मॉलिक्यूल को आप किसी भी भीड़ में छोड़ दीजिए तो ये हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस रिमेन्स सेम, बहुत ही कम इसमें वेरिएशन होगा। तो इसीलिए ये वाला बॉन्ड जितनी भी स्ट्रेंथ का है, अगर सारी कंडीशन सेम रखी जाए तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आगे हम इसको पढ़ेंगे, और तो क्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, क्यों होगा, ये हम इसी तरह से कुछ पढ़ने वाले हैं। नाउ वी सी एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो, यह मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया है H2O, यह मैंने कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिया है OX2। OX2 में सपोज फर्स्ट स्टेज है जब टेम्परेचर ज्यादा है और वो इन्फिनिटी पे है या एक दूसरे से बहुत दूर है, तो ये एक मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते हो, डिक्रीज करते हो, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स पास आते हैं। आप जानते हो कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं। और इनके बीच में क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहां मैंने हाइड्रोजन की जगह क्या लिया है, X लिया है, तो जैसे ही मैं हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम लूंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो आपने देखा कि जब आपने OX2 लिया तो अब इसको आप कितना ही पास ला सकते हैं, और आप इसको जब ज्यादा पास ला सकते हैं तो वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा कम हो सकता है। और आप इसके बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इस तरीके से कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। जबकि इस केस में क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप, ये पहले इन्फिनिटी पे है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, आपने टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू किया तो टेम्परेचर डिक्रीज के साथ साथ धीरे धीरे इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज के साथ साथ वॉल्यूम कम होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसके बीच में, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो अब आप टेम्परेचर अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो तो ये और पास नहीं आते, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ये अगर पास आएंगे तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी।
और ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनकी एक डिस्टेंस फिक्स हो जाती है और ये और ज्यादा पास नहीं आ पाते। और जब ये और ज्यादा पास नहीं आ पाते बल्कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यानी कि जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं थे तब तक तो ये पास आ सकते थे, कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से। लेकिन जब ये चार साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये इधर से भी बनाएगा, इधर से भी बनाएगा, ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, जैसे इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया है, ये ऑक्सीजन दो साइड से, एक इधर से और एक इधर से, टेट्राहेड्रली एक वाटर मॉलिक्यूल चार साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ ये दोनों हाइड्रोजन आएंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के और यहाँ पे ऑक्सीजन आएंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के। तो इस तरीके से जब ये टेट्राहेड्रली चार साइड से और चार वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो एक रिंग बन जाती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है और उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस इसका वॉल्यूम जो है 4 से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, इंक्रीज होता है, इरेगुलर इंक्रीज होता है इस तरीके से। तो यहाँ आपने देखा बाकी सारे लिक्विड्स के केस में एज यू डिक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस, लेकिन इस केस में अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो डिक्रीज होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो उल्टा इंक्रीज होता है। दैट इज वाई द डेंसिटी ऑफ आइस, हम क्या कहते हैं, आइस की डेंसिटी, मैं आपको बता देती हूँ इसके एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या क्या होते हैं कि आप डेंसिटी ऑफ आइस देखते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, जबकि बाकी सारे केसेस में डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ही वाटर की या आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है। इसी तरीके से ये जो आइस है हल्की होने के कारण अगर आप इसको वाटर के कंटेनर में डालते हो तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो आइस ऊपर फ्लोट करती है, जबकि अगर आप इसी आइस को किस में डालते हो, बियर के ग्लास में डालते हो तो आप देखते हो बियर के ग्लास में ये सिंक कर जाती है, नीचे बैठ जाती है, बिकॉज जो बियर की डेंसिटी है वो 0.6 है और आइस की डेंसिटी है वो 0.9 है। तो क्योंकि आइस की ज्यादा है और यहाँ पे आइस की 0.9 है और वाटर की होती है 1.0, तो इसकी कम है वाटर आइस की, तो आइस ऊपर फ्लोट करती है। सिमिलरली अगर आप इसको मिल्क में डालते हो तो मिल्क की डेंसिटी भी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होती है, तो इसीलिए क्या होता है ये मिल्क में ऊपर फ्लोट करती है। आप कभी मिल्क के ग्लास में डाल के देखिए आइस, आप क्या देखेंगे वो ऊपर फ्लोट करती है क्योंकि मिल्क की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी क्या है, कम। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। इसी सीक्वेंस में हम क्या देखते हैं, अगर हम एक गिलास वाटर लें और एक गिलास हम मिल्क लें और दोनों को हम फ्रीजर में रख दें इसको ठंडा होने के लिए, तो क्या होगा, वाटर में जो आइस का फॉर्मेशन होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप। टॉप पे सबसे पहले आइस जमेगी, फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बॉटम की तरफ जाएगी, इसकी मतलब लेयर की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होगी और सबसे लास्ट में ये कहाँ पे जमेगी, सबसे नीचे। इसीलिए आप एक्सपीरियंस करते हैं कि कभी कभी जब आप ट्रे निकाल के लाते हैं फ्रिज में से तो आप देखते हैं ऊपर तो बर्फ जमी हुई है लेकिन नीचे क्या निकलता है, वाटर निकलता है। लेकिन मिल्क के केस में जब आप मिल्क को ठंडा होना रखते हैं तो मिल्क से जो ठंडा मिल्क यानी कि आइसक्रीम बनती है, जिसे आप आइसक्रीम कहते हैं, वो सबसे पहले कहाँ जमती है, नीचे की तरफ, बॉटम में। या मिल्क की जगह अगर आप कोई और लिक्विड भी लेते हैं वो भी सबसे पहले कहाँ फ्रीज होगा, नीचे की तरफ। फिर इसकी ग्रोथ क्या होगी, लेयर की थिकनेस नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है इस तरीके से, और सबसे लास्ट में कहाँ जाके फ्रीज होता है, सबसे ऊपर। इसीलिए जब आप आइसक्रीम जमाते हो या आप आइसक्रीम वाले भैया के पास जाके आइसक्रीम खरीदते हो तो आप क्या देखते हो, वो कुल्फी मोल्ड को खाली ऐसे ऊपर से उठा के देखता है, आइसक्रीम नहीं जमी वापस रख देता है, और जम गई तो निकाल के आपको दे देता है। तो इस तरीके से वो ऊपर से ही पता चल जाता है, जबकि आइस के केस में पूरा नीचे जाके देखना पड़ता है कि
कि आइस जमी है या नहीं। तो ये इसका क्या है, एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शनल बिहेवियर है जिसको आप अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर की आप एक और एप्लीकेशन देख सकते हैं या इसका सिग्निफिकेंस देख सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ नेचर, कि नेचर ने वाटर को ये एक्सेप्शनल बिहेवियर देके हम पे कितनी मेहरबानी की है। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि ये एक रिवर है। रिवर जहां ठंडे पहाड़ों के एरिया में होती है वहां सर्दियों में रिवर का पानी जम जाता है, और या कोई झील है, लेक है, कोई पॉन्ड है, उसमें वो पानी जम जाता है। सपोज आइस भी नीचे से ऊपर की तरफ अगर जमती, आइस की डेंसिटी क्या होती, ज्यादा होती अगर वाटर से, तो क्या होता, ये मैंने सबसे ऊपर की लेयर बनाई है वाटर की, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ ऊपर आइस जमती है, फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ग्रो करती है। तो नीचे क्या रहता है, पानी रहता है, जिससे हमारी एक्वेटिक लाइफ, चाहे वो फिश है या हमारा फ्लोरा फोना कुछ भी है जो कि एक्वेटिक है, पानी के नीचे जितने भी एनिमल्स हैं, फिश, टर्टल या कोई एग्रीकल्चर कुछ भी है, वहां पे प्लांट्स है, वो सारे के सारे प्लांट्स को पानी मिलता रहता है, वो पानी से ऑक्सीजन लेते रहते हैं और वो सेफ रहते हैं। अगर ये आइस नीचे से ऊपर जमना शुरू होती तो क्या होता कि सबसे पहले यहाँ पे आइस जमती तो ये पानी का लेयर ऊपर आ जाता, फिर ये और जमती और इस तरीके से जमती, और जब ये ज्यादा ऊपर जमती तो ये इनके लिए पानी की क्वांटिटी क्या रह जाती, बहुत ही कम रह जाती, और ये सारे के सारे डेड हो जाते। तो इसीलिए हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो एनिमल्स की, वो सेफ रहती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर। है ना इंटरेस्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। Boiling point of water is higher than boiling point of H2S because of A. molecular weight, B. intermolecular hydrogen bonding, C. intramolecular hydrogen bonding, D. van der Waals force। आपको इसका रीज़न बताना है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर A1, B2, C3 एंड D4। कितने टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यू हैव टू टेल। Boiling point of alcohols and ethers with same molecular mass are A. similar, B. alcohol have higher boiling point than ethers, C. ethers have greater boiling point than alcohol। आपको एक्सप्लेन करना है, आपको ये बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर is at which temperature? A. 0 degree Celsius, B. 4 degree Celsius, C. -4 degree Celsius and D. -10 degree Celsius। At which temperature it is maximum? HF, HCl, HBr and HI। Which hydride has lowest boiling point? A. HCl, B. HBr, C. HI and D. HF। Next question, which hydride has maximum boiling point? A. methane, B. ammonia, C. water and D. hydrogen fluoride। कौन से हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, यू हैव टू टेल। And this is the answer key for these questions. First B, second B, third B, fourth B, fifth A and sixth C। These are the references: Inorganic Chemistry by AS Publications, Inorganic Chemistry by JBT and by Pradeep Publication and by Modern Publication। I, Beena Sethi, pay bundles of thanks for watching this lecture. Thank you.